हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक आईक्यू, द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ एग्जैक्टली क्या होता है, ये कैसे काम करता है, सही आईपीओ कैसे चूज करना है एंड फाइनली आईपीओ अप्लाई कैसे करना होता है। जो भी लोग स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं उन सब लोगों ने ये टर्म ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा, आईपीओ। इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कंपनीज, बिजनेसेस पैसा रेज करते हैं पब्लिक से अगेंस्ट सम ओनरशिप। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल प्रोसेस है, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है। सो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले। इस चार्ट से हमें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस किस टाइप के फाइनेंशियल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंड उसको कहाँ ट्रेड किया जा सकता है। सो कोई भी फाइनेंशियल एसेट लाइक शेयर, कमोडिटी, करेंसी बाय या सेल होता है, ट्रेड होता है, तो वो आता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। मतलब एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ फाइनेंशियल एसेट्स की लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग होती है। अब फाइनेंशियल एसेट्स भी कई तरीके के होते हैं, सो अकॉर्डिंगली उनके लिए मार्केट भी अलग अलग है। फाइनेंशियल मार्केट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 5-6 सब कैटेगरीज में: मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब इनको ब्रॉडली समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट वो फाइनेंशियल मार्केट है जहां शॉर्ट टर्म लोन्स दिए और लिए जाते हैं। ये हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं एंड मैच्योरिटी यूजुअली 1 साल से कम होती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट। ये हमारे काम की है। कैपिटल मार्केट वो फाइनेंशियल मार्केट है जहां शेयर्स या बॉन्ड्स की ट्रेडिंग होती है एंड इस मार्केट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। ये दोनों हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन आईपीओ प्राइमरी मार्केट का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट, डेरिवेटिव्स मार्केट। ये वो फाइनेंशियल मार्केट है जहां कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस की ट्रेडिंग या स्वैपिंग होती है। नेक्स्ट, कमोडिटी मार्केट। वो फाइनेंशियल मार्केट जहां कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है लाइक गोल्ड, सिल्वर, राइस, क्रूड ऑयल। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वो फाइनेंशियल मार्केट जहां करेंसी ट्रेडिंग होती है लाइक यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर। अब कुछ फायदे नुकसान देख लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वॉल्व होने के। सो अगर एडवांटेजेस की बात करें तो इसके जो 2 मेन एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट, ये एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है कंपनीज को पैसा रेज करने का लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम्स के लिए। सेकेंड, ये फैसिलिटेट करता है या कहें हेल्प करता है इजीली ट्रेडिंग में फाइनेंशियल एसेट्स की। आप इजीली डील कर सकते हो शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डेरिवेटिव्स में एक्सेट्रा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। सबसे बड़ा नुकसान है कि मार्केट इजी एक्सेस तो देता है लोगों को फाइनेंशियल एसेट्स में डील करने के लिए, बट बहुत सारे लोग पैसा डुबा देते हैं, लूज करते हैं ड्यू टू 2 रीजंस: नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन या कहें टाइमली इंफॉर्मेशन। सेकेंड, लैक ऑफ अवेयरनेस, बिना जाने देखे इसमें एंट्री कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, कैपिटल मार्केट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। ब्रॉडली अगर हम बात करें सिंपल टर्म्स में, तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां सिक्योरिटीज क्रिएट की जाती हैं या फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की जाती हैं, एंड सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां इन सिक्योरिटीज को, इंट्रोड्यूस्ड सिक्योरिटीज को फर्दर ट्रेड किया जाता है। जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर सेल करती है पब्लिक को, तो उसको बोला जाता है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू भी 2 टाइप्स के होते हैं, आईपीओ एंड एफपीओ। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब एक अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक को ऑफर करती है। एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जब कंपनी पहले से लिस्टेड है या जिसके शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में,
वो कंपनी अगर फिर से अपने कुछ शेयर्स पब्लिक को सेल कर रही है तो उसको बोलते हैं FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मतलब फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज या शेयर्स सेल किया तो IPO, उसके बाद जब भी सेल करेंगे वो होगा FPO। लेकिन अगर कंपनी अपने शेयर्स को कुछ लिमिटेड लोगों को या इंस्टीट्यूशंस को ऑफर करती है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली जोमेटो ने फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स सेल किए पब्लिक को तो ये हुआ IPO। अब अगर जोमेटो से नेक्स्ट ईयर फिर से कुछ शेयर्स पब्लिक को सेल करे तो वो होगा FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब IPO को थोड़ा डीपली समझते हैं। IPO की सबसे पहले ज़रूरत ही क्या है? सिंपली कंपनीज पब्लिक से पैसा या कैपिटल रेज कर पाएं, इसलिए मतलब पब्लिक को ओनरशिप देना कंपनी में या बिजनेस में। से कंपनी को पैसा चाहिए तो 2-3 तरीके हैं उसको रेज करने के। फर्स्ट, कंपनी लोन ले सकती है। सेकंड, कंपनी अपने कुछ एसेट सेल कर सकती है। थर्ड ऑप्शन है कंपनी अपनी कुछ हिस्सेदारी या ओनरशिप सेल कर सकती है लोगों को, राइट? यहाँ पे हम लोग थर्ड ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कंपनी अपने शेयर्स या ओनरशिप किसी को सेल करेगी एंड पैसा रेज करेगी। अब से कंपनी के प्रमोटर्स अपना शेयर सेल करते हैं। ध्यान देना आप लोग, अगर कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स अपना शेयर सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं OFS, ऑफर फॉर सेल। OFS पार्ट हो सकता है IPO का, बट IPO थोड़ा डिफरेंट होता है। कंपनी का एक ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट जिसके अगेंस्ट में शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। बट कंपनीज यूजुअली पूरा ऑथराइज्ड कैपिटल के अगेंस्ट में शेयर्स नहीं इशू कर देती हैं एक ही बार में। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख का एंड कंपनी ने अभी सपोज 6 लाख के शेयर्स इशू किए हैं, तो कंपनी के पास अभी भी कैपेसिटी है 4 लाख के अगेंस्ट में शेयर्स इशू करने का। एक और पॉइंट ये, जो 6 लाख के अगेंस्ट में शेयर्स इशूड हैं, हो सकता है इसमें से 5 लाख के शेयर्स कंपनी के ओनर्स के पास हो और 1 लाख के शेयर्स अदर इन्वेस्टर्स के पास। जैसा कि अभी हमने बोला, अगर ओनर्स अपने 5 लाख के शेयर्स में से पब्लिक को सेल करेंगे तो वो होगा OFS, ऑफर फॉर सेल। बट अगर कंपनी अपने रिमेनिंग ऑथराइज्ड कैपिटल, जो कि इस केस में 4 लाख है, उसके अगेंस्ट में नए फ्रेश शेयर्स इशू करती है तो वो होगा IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। OFS एंड IPO ऑलमोस्ट सिमिलर है। द ओनली डिफरेंस इज शेयर्स कहाँ से इशू हो रहे हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल से या ओनर्स की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग से। अब किसी भी IPO में सबसे पहले हमें क्या दिखता है? इशू प्राइस। लाइक जोमेटो का जो IPO था उसका प्राइस रेंज था 72 to 76। अब ये कहाँ से आता है? जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो मान लेते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल था 10 लाख का। कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू डिसाइड की गई 10 रुपीज़, मतलब 1 लाख शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। बट हो सकता है कंपनी ने केवल 6 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल के शेयर्स इशू किए, मतलब 60,000 शेयर्स इशू किए। अभी भी कंपनी के पास 40,000 शेयर्स इशू करने की कैपेसिटी है। से कंपनी 10 साल अच्छे से रन हुई एंड अब कंपनी के ओनर्स ने सोचा कि कंपनी को और एक्सपैंड करना चाहिए एंड इस एक्सपेंशन के लिए उन्हें कैपिटल चाहिए। कंपनी ने IPO प्लान करना स्टार्ट किया। लेकिन कंपनी को रन करते हुए 10 साल हो गए हैं एंड कंपनी ने अच्छा ग्रोथ भी किया है। क्या ओनर्स कंपनी के शेयर्स स्टिल 10 रुपीज पर शेयर पे बेचेंगे? नहीं, राइट? यहाँ पे ओनर सिंपली क्या कर सकते हैं, कंपनी की बुक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बुक वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका है, फॉर्मूला है नेटवर्थ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ मतलब ओवरऑल आज कंपनी की क्या वैल्यू है। इसको कैसे कैलकुलेट करना है? सिंपली एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, मतलब जो भी कंपनी के पास है उसमें से जो भी बोरोइंग्स या लाइबिलिटीज हटा दें
तो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी, इसको बोलते हैं नेटवर्थ। सपोज कंपनी के पास 25 लाख के एसेट्स है एंड 13 लाख की लाइबिलिटीज, तो कंपनी की नेटवर्थ हुई 25 लाख माइनस 13 लाख, दैट इज 12 लाख। अब 12 लाख को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो बुक वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे बुक वैल्यू होगी 12 लाख डिवाइडेड बाई 60,000, दैट इज 20। जब बुक वैल्यू ही 20 रुपीज़ पर शेयर है तो कंपनी 10 रुपीज़ में अपने शेयर्स क्यों सेल करेगी? इसमें एक और पॉइंट है, कंपनी के कुछ एसेट्स लाइक लैंड एक्सेट्रा जिनकी वैल्यू यूजुअली बढ़ती है वो भी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है। बैलेंस शीट में तो ओरिजिनल वैल्यू ही लिस्टेड होती है ना, सो हो सकता है उसकी वजह से 10 रुपीज़ या ज़्यादा और बढ़ जाए शेयर प्राइस, बट ये कंफर्म नहीं है। लेकिन जो पहले प्राइस था 20 रुपीज़ पर शेयर जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो स्टिल कम है। सो हमें सही वैल्यू पता करनी पड़ेगी शेयर्स की। सो इसके लिए कंपनी अपॉइंट करती है वैल्यूअर्स को जो पूरे बिजनेस को, उसके कंपोनेंट्स को एनालाइज करता है एंड करंट वैल्यू देता है बिजनेस की। से वैल्यूअर ने बोला कि नेटवर्थ 24 लाख है बिजनेस की, तो शेयर प्राइस कितना हो गया? अब शेयर प्राइस हो गया 40 रुपीज़ पर शेयर। अब कंपनी फर्दर प्रोसीड करती है और अपॉइंट करती है मर्चेंट बैंकर्स को जो कि इशू को पूरा मैनेज करते हैं। दे विल एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। अब नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोस्पेक्टिंग, मतलब मर्चेंट बैंकर एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनाएंगे कंपनी की और उससे प्रेजेंट करेंगे बड़े इन्वेस्टर्स को लाइक म्यूचुअल फंड हाउसेज को, इंश्योरेंस कंपनीज को, एंड आफ्टर प्रेजेंटेशन इंटरेस्ट को नोट डाउन करेंगे। मतलब से अगर XYZ म्यूचुअल फंड बोलता है कि मैं ये 25 रुपीज़ पर शेयर में खरीदूंगा, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि मैं ये 38 रुपीज़ पर शेयर में खरीदूंगा, एंड सो ऑन। तो मर्चेंट बैंकर ये सब नोट डाउन करता है एंड ये काइंड ऑफ बुक बिल्ड हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कर क्यों रहे हैं, डायरेक्टली IPO क्यों नहीं लॉन्च कर देते? तो पॉइंट ये है कि जब शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है एंड कंपनी को चाहिए 40 रुपीज़ पर शेयर या इससे ज़्यादा, तो लोगों को, इन्वेस्टर्स को समझाना पड़ेगा ना कि इसकी वैल्यू 10 रुपीज़ नहीं 40 रुपीज़ है या इससे ज़्यादा है। ये समझाने का काम मर्चेंट बैंकर्स करते हैं, इशू मैनेज करना, मार्केटिंग करना, सब कुछ। अब कंपनी अपना IPO लेके आती है या कहें कि बुक बिल्डिंग इशू एंड प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस में बेसिकली कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स होती हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी के लास्ट 5-7 ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी कितना पैसा रेज करना चाहती है, उस पैसे का क्या यूज़ करने वाली है, ये सब प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड होता है। गाइज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड आगे का प्रोसेस डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।